नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए देखते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। आईसीएआर पूर्वी क्षेत्र अनुसंधान परिसर ने प्रदेश के किसानों के लिए 12 जलवायु अनुकूल धान की किस्में की है विकसित। डायमंड बैक मॉथ कीट से फूल गोभी को बचाए किसान। अभिलाषा टमाटर का है उन्नत प्रभेद। और अब खबर विस्तार से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर आईसीएआर के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना की स्थापना 22 मार्च 2001 को की गई थी और राजधानी पटना को इसका मुख्यालय बनाया गया था। इसी संस्थान का 3 दिवसीय रजत जयंती दिवस समारोह बीते 20, 21 एवं 22 फरवरी को पटना में संपन्न हुआ। 20 फरवरी को उन्नत कृषि विकसित भारत की तैयारी थीम के साथ आईसीएआर पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के रजत जयंती स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और दीघा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने किसान मेले का उद्घाटन किया, जिसमें किसान मेला सह प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और आईसीएआर के गीत से की गई। किसान मेले में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम के 653 किसानों सहित 100 से अधिक वैज्ञानिकों, प्रशासनिक एवं तकनीकी कर्मियों, उद्यमियों, राज्य सरकार और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर माननीय विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने संस्थान की 25 वर्षों की सफल यात्रा पर बधाई देते हुए कहा कि हमारे किसान समृद्ध होंगे तभी राज्य एवं देश समृद्ध होगा। 50वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं है आईसीएआर को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि के बढ़ावा के लिए, आपको पता है कि अनगिनत सभी लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स के माध्यम से राशि भी जाने का काम हो रहा है और सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर यूरिया, नीम कोटेड फ्री यूरिया किस प्रकार से प्रयोग में आ रहा है वो भी आप देख रहे हैं। और 1 ड्रॉप मोन क्रॉप, सॉइल हेल्थ कार्ड, ऐसे अनेक कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया है, सब्सिडी से लेकर सब, ताकि जब तक कृषक और विशेष करके प्रवर्तक के कृषक जब तक उन्नत और विकसित नहीं हो पाएंगे तब तक पूरे भारत के विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना पिछले 25 वर्षों से बिहार के किसानों को बेहतर तकनीकी मदद करने के साथ नए अनुसंधानों से भी लाभान्वित करने की योजना पर लगातार काम कर रहा है। संस्थान द्वारा किसानों के लिए 12 जलवायु अनुकूल धान की किस्में, 1 चना किस्म, 63 उच्च उपज वाली पोषण युक्त सब्जी की किस्में और 6 उच्च उपज वाले फल विकसित किए गए हैं। संस्थान ने विकसित समेकित कृषि प्रणाली मॉडल विकसित की है। किसानों के सशक्तिकरण एवं विकसित भारत 2047 लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समेकित कृषि प्रणाली एक व्यवहारिक विकल्प के तौर पर सबके सामने आया है। यह प्रणाली खाद्य, पोषण और पर्यावरण सुरक्षा की प्राप्ति हेतु एक टिकाऊ तरीका है। इस प्रणाली में कई कृषि गतिविधियों जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, बहुउद्देशीय वृक्ष, चारा, फसल एवं अन्य सहायक आय सृजन उद्यमों को एकीकृत किया जाता है, जिसके द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन, रोजगार और आय में वृद्धि होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना द्वारा विकसित समेकित कृषि प्रणाली मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रणाली में कई उद्यमों की भागीदारी के कारण प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी किसानों के लिए जोखिम कम कर देता है। किसान भाइयों, रबी, गर्मा एवं खरीफ मौसम के सब्जियों में प्राय कीट व्याधि की समस्या बनी रहती है। फूल गोभी, पत्ता गोभी को डायमंड बैक मॉथ और कैविस सेमी लूपर कीट नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन समय रहते ही हमारे किसान इन कीटों का प्रबंधन कर ले तो न्यूनतम कीटनाशकों के प्रयोग से फसल सुरक्षित हो जाती है। इसमें नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट 5% का छिड़काव लाभप्रद माना जाता है और साथ ही कीटों से प्रभावित पत्तियों को तोड़कर हटा देना चाहिए। इसके अलावा क्लोरोपाइरिफॉस 20% ईसी का 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करने से आपको बढ़िया उत्पादन मिल जाएगा।
किसान भाइयों, अच्छा उत्पादन लेने के लिए खेतों की भूमि का समतल होना बहुत ही जरूरी है। भूमि को समतल बनाने के लिए नए कृषि यंत्र उपलब्ध हैं, जिनमें से एक है लेजर लैंड लेवलर। लेजर लैंड लेवलर को लेजर समतल भी कहा जाता है। लेजर लैंड लेवलर द्वारा भूमि समतल बनाने में पानी का अधिकतम उपयोग होता है और 40% तक पानी की बचत भी होती है। पूरे खेत में पानी का समान वितरण व निकास की व्यवस्था सही तरीके से होती है। सभी तरफ से खेत समतल होने से बुवाई का काम सरलता और तेजी से किया जा सकता है। समतल खेत में बीजों का जमाव अच्छा होता है, जिससे अच्छी उत्पादन प्राप्त होती है। साथ ही पोषक तत्वों और उर्वरकों को एक समान खेत में दिया जा सकता है। निराई गुड़ाई के काम में भी काफी कम समय लगता है, जिससे लागत में भी काफी कमी आती है। किसान भाइयों, भिंडी स्वाद और स्वास्थ्य के लिहाज से काफी पौष्टिक सब्जियों में गिनी जाती है। उन्नत तकनीक से की गई भिंडी की खेती किसान के लिए अच्छी कमाई का बेहतरीन जरिया बन सकता है। समेकित खेती अपनाने वाले बहुत से किसान अब प्रमुखता से धान, गेहूं के साथ साथ सब्जी की भी खेती करने लगे हैं। सब्जियां उन्हें लगातार नगद आमदनी दे रही है। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत किस्म के बीज बोने चाहिए। बीज हमेशा विश्वसनीय दुकानों या कृषि अनुसंधान संस्थानों से ही ले। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, बीज का शोधन करने के बाद ही खेतों में लगाएं। भिंडी की खेती के लिए खेत में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतारों में पौधों के बीच की दूरी 20 से 25 और 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसका फायदा यह होता है कि भिंडी में लगने वाले येलो मोजेक वायरस से प्रभावित पौधों को आप आसानी से खेत से अलग कर सकते हैं, ताकि शेष पौधे सुरक्षित रह जाएं और आपका उत्पादन प्रभावित ना हो। किसान भाइयों, टमाटर स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद तो है ही, चटनी और सलाद में इसका इस्तेमाल सालों भर होता रहता है। जो भी किसान टमाटर की खेती कर रहे हैं, उन्हें इस खेती का फायदा भी हो रहा है। अभिलाषा प्रभेद टमाटर का उन्नत प्रभेद है। इस प्रभेद का जीवन चक्र काफी लंबा होता है और अगर आप जैविक विधि से टमाटर के अभिलाषा प्रभेद की खेती करते हैं तो उत्पादन आपको बहुत ही बेहतरीन मिलता है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। वर्तमान बाजार दरों के अनुसार बिहार में आलू का औसत मूल्य 1402 रुपए प्रति क्विंटल है। मंडी में ही आलू का न्यूनतम बाजार भाव 1000 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि अधिकतम बाजार भाव 1800 रुपए प्रति क्विंटल है। इसी तरह वर्तमान बाजार दरों के अनुसार बिहार में प्याज का औसत मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज का न्यूनतम बाजार भाव 2800 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि अधिकतम बाजार भाव 3200 रुपए प्रति क्विंटल बताया गया है। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखें मौसम का पूर्वानुमान। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना बताई गई है। किसान भाई, तापमान बढ़ने के कारण गेहूं की फसल में आवश्यक नमी बनाए रखें, ताकि बढ़ते तापमान का प्रतिकूल प्रभाव आपकी फसल पर बिल्कुल ना पड़े। इसलिए 15 से 20 दिनों के अंतराल पर खेतों में आवश्यक पटवन जरूर कर दें। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे खबरें खेती की, जिसके माध्यम से आपने खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम नई जानकारियां हासिल की, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जाना। नमस्कार, मैं किशोर जबी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आगे हम जानेंगे कि मूंग की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, लेकिन उससे पहले यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप जो यदि 2-3 साल से मूंग की खेती कर रहे हैं और ये समस्या आपके खेत में बराबर आ रहा है, तो प्रभेद का चयन, जो इसका रोग सहिष्णु वाला प्रभेद है उसका चयन करिए। ये पंत मूंग एक है, ये रेजिस्टेंट है, PDM 139 है जो इसका सहिष्णु है। इस प्रभेद का अच्छा चयन करें और अंत में जब ये जानते हैं कि इसका जो कीट होता है, जो व्हाइट फ्लाई के कारण ये होता है YBM, तो इसके रोकथाम के लिए जो इमिडाक्लोरोपिड दवा आती है उसका 1 ml पर लीटर वाटर में उसका घोल बना के हम इसका छिड़काव करेंगे, तो इससे हम निजात मिल सकता है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा
सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों और बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम में बदलाव के साथ खरीफ की खेती का समय आ ही चला है और अगर बात करें मूंग की, तो मूंग खरीफ की दलहनी फसलों में से एक है। किसान भाइयों, अगर आप मूंग की खेती करना चाहते हैं तो अच्छे और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पाने के लिए इसकी वैज्ञानिक खेती करें। तो कैसे करें इसकी वैज्ञानिक खेती, आइए जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र मंडल जी से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, बात जब हम करते हैं दाल की विभिन्न प्रजातियों के बारे में, तो जो मूंग का स्थान है उसका एक खास अलग महत्व है, क्योंकि मूंग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनुकूल दाल में उसकी गिनती होती है और उसके जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो फायदे हैं वो अनगिनत हैं और बहुत ही हमारे पाचन तंत्र के लिए भी मुफीद दाल है मूंग। तो आज का जो हमारा विषय है वह मूंग पर ही आधारित है कि हमारे किसान भाई मूंग की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, और इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं देवेंद्र मंडल, जो सहायक प्राध्यापक हैं डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मूंग की वैज्ञानिक खेती क्या है सर? वैज्ञानिक खेती का मतलब यदि सीधा हम समझे तो हमें समुचित मात्रा में अच्छे से खेती करना है। इसके लिए प्रभेद का सही प्रभेद का चयन करना है, सिंचाई की व्यवस्था करनी है, खेत का चयन करना है। आप हम जानते हैं कि मूंग 2 सीजन में बिहार में खेती होती है, एक तो गर्मा में और दूसरा खरीफ में। तो अभी गर्मा का समय आने वाला है और हम ये भी जानते हैं कि मूंग दलहनी फसल है, तो हमें दलहनी फसल इस तरह का फसल चक्र अपनाना चाहिए कि हमारा हर एक खेत में एक न एक, हर एक 2 साल 3 साल में मूंग कोई ना कोई दलहनी फसल आ जाए। और इसी दलहनी फसल में एक प्रमुख फसल है मूंग, जो गर्मा की और बहुत कम अवधि की फसल है। 60-70 दिन में ये फसल पक के तैयार हो जाता है। तो मूंग का भी आप देखेंगे कि मूंग का सही समय आप गर्मा में लगभग 20 फरवरी से शुरू होकर अप्रैल तक इसकी खेती होती है। आप जो खास करके जो कुछ हमारा जो ये रेनफेड इलाका है, जो वर्षा आधारित खेती वाले इलाका है, जैसे गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, इसमें गेहूं कटने के बाद भी मूंग की खेती बहुत लार्ज स्केल पे होती है। तो वैज्ञानिक खेती का मतलब होता है कि सब कुछ का एक जगह इकट्ठा करके सही प्रभेद का चयन करेंगे, हम संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, खरपतवार नियंत्रण करेंगे और जो हमारे उत्पादन क्षमता है मूंग फसल की, वो हम उत्पादन इसमें ले सकते हैं। बिल्कुल सही और उचित जानकारी मूंग की खेती के बारे में, जो वैज्ञानिक खेती है उसके बारे में आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही है। इसी क्रम में जो अगला सवाल है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपने जिक्र किया कि 20 फरवरी से मूंग लगाने की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाएगी। तो सर, जो मूंग बोने की प्रक्रिया है, जो बीजोपचार करके हमारे किसान भाई लगाएं, उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में, पूरी विधि के बारे में हमारे किसान भाइयों को बतलाया जाए सर। जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, मूंग कोई भी दलहनी फसल हो तो हम जानते हैं कि बीज उपचार एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो हमें बीज उपचार करने के बाद ही मूंग की और किसी भी फसल का हम बुआई करते हैं। तो बीज उपचार करने के लिए दलहनी फसल है, हम जानते हैं कि इसमें पहले सबसे पहले FIR जो कहते हैं, पहले फफूंदनाशी, फिर कीटनाशी और उसके बाद राइजोबियम कल्चर से हम इसको उपचारित करते हैं। राइजोबियम कल्चर से उपचार इसलिए करते हैं क्योंकि दलहनी फसल है। हम जानते हैं राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के लिए, क्योंकि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो इसका फिक्सेशन करता है और हमारे मिट्टी को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए राइजोबियम कल्चर से उपचारित करेंगे। और जानते हैं कि दलहनी फसल है तो इसमें उक्टा रोग की एक समस्या होती है, इसीलिए उक्टा रोग के रोकथाम के लिए इसी समय पे, बुआई के समय में ही हम ट्राइकोडर्मा से अपनी मिट्टी को उपचारित करेंगे।
सबसे पहले सर हम आते हैं मूंग की जब बुआई हो जाती है तो जब अंकुरण हो जाता है, तो आपने सिंचाई का जिक्र किया, तो सिंचाई अंकुरण के बाद कितने दिनों के अंतराल पे की जानी चाहिए और कितनी मात्रा में की जानी चाहिए? देखिए, अब हम जब गर्मा में इसकी खेती करने जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि जैसे ही अप्रैल की महीना आएगी तो अप्रैल में तापमान एकदम से अचानक से बढ़ती है, 40-42 डिग्री टेम्परेचर अपने बिहार में हो जाता है। तो उस समय हमें लगभग एक सप्ताह हर एक सप्ताह में एक न एक बार सिंचाई करनी पड़े। यदि समय से बुआई करेंगे, अभी 20 फरवरी के बाद यदि मार्च में हम बुआई करते हैं तो हमें उतनी सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस समय उतना तापमान नहीं ज़्यादा होता है। तो हमें 3 से 4 सिंचाई फिर भी ज़रूरत, क्योंकि 60 दिन 70 दिन की प्रभेद है। लेकिन यदि हम अप्रैल में लेट से बुआई करते हैं, क्योंकि कुछ इलाका हमने देखा है, जो गया औरंगाबाद जहानाबाद का इलाका है, वहाँ क्या होता है कि गेहूँ कटने के बाद मूँग की खेती करते हैं। तो वहाँ जो अप्रैल में लगाते हैं और जून में जाके, जून के अंतिम सप्ताह में जाके इसको पिकिंग करते हैं। तो वैसे कंडीशन के लिए आपकी सिंचाई की एकदम समुचित व्यवस्था होना चाहिए, नहीं तो हम जो जितना उत्पादन है वो उत्पादन हम नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है मूंग के लिए, उत्पादन के लिए। हम लोग सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, उर्वरक प्रबंधन करते हैं। जैसे उर्वरक प्रबंधन की यदि हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि दलहनी फसल है, इसमें बहुत ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ये खुद ब खुद वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। फिर भी हम यदि इसकी अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमें 20 kg नाइट्रोजन और 40 से 50 kg फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। यदि डीएपी के रूप में हम इसका उत्पादन करने जा रहे हैं, डीएपी के रूप में हम उर्वरक का प्रबंधन करेंगे तो 100 kg डीएपी प्रति हेक्टेयर हमें ज़रूरत पड़ता है। कौन कौन सी सर ऐसी बीमारियां हैं जो मूंग की फसल को प्रभावित करती हैं? ऐसे कौन कीट व्याधि हैं जो मूंग की फसल को बर्बाद करते हैं, या उसे जो मूंग की फली जो आती है उसको खाने की कोशिश करते हैं? तो ऐसी कौन कौन से रोग हैं जो मूंग की फसल को प्रभावित करते हैं? आप देखते होंगे जब हमारा फसल 25 से 30 दिन का होता है मूंग, तो पीला पीला होने लगता है। जैसे ही पीला पीला दिखे तो तुरंत वो जो पीला, पहले जहाँ कहीं भी 1-2 पौधा आपको खेत में दिखेगा, तुरंत उस पीले पौधे को खेत से बाहर निकालें। और यदि इस समस्या का है आपके खेत में, यदि 2-3 साल से मूंग की खेती कर रहे हैं और ये समस्या आपके खेत में बराबर आ रहा है, तो प्रभेद का चयन, जो इसका रोग सहिष्णु वाला प्रभेद है उसका चयन करें। जो पंत मूंग एक है, ये रेजिस्टेंट है, PDM 139 है, जो इसका सहिष्णु है। इस प्रभेद का अच्छा चयन करें। और अंत में जब ये जानते हैं कि इसका जो कीट होता है, जो व्हाइट फ्लाई के कारण ये होता है YVM, तो इसके रोकथाम के लिए जो इमिडाक्लोरोपिड दवा आती है, उसका 1 ml पर लीटर वाटर में उसका घोल बना के हम इसका छिड़काव करेंगे तो इससे हम निजात मिल सकता है। सर, बिहार के जो दक्षिणी हिस्से में हमने आमतौर पर देखा है कि जो हमारे किसान भाई मूंग की खेती करते हैं तो सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है, तो जो मूंग की फलियां आ जाती हैं तो फलियों को कीड़े नष्ट करने लगते हैं। तो कई किसान भाई जब ये हमारा एपिसोड देख रहे होंगे तो हम ये आपकी सलाह पहुंचाना चाहेंगे कि जो फली को कीड़े नष्ट करते हैं तो उनकी रोकथाम के लिए क्या उपाय है? देखिए, यदि कीड़े लगते हैं, मूंग में बहुत ज़्यादा कीड़े नहीं लगते हैं, लेकिन यदि कहीं कहीं कुछ इलाका में आप जैसे जो जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ कीड़े देखा गया है, कुछ इलाका में जो कीड़े लगते हैं, तो वैसे कंडीशन में यदि कीड़े की समस्या आ जा रहा है तो जो कीटनाशी ट्राइजोफॉस है वो आप किसान बाजार से दवा ले के 1 ml प्रति लीटर पानी के दर से आप छिड़काव करेंगे तो इस कीट से आप निजात पा सकते हैं। कोई भी कीट यदि आपके फसल में लगता है, खास करके मूंग में, तो आप ये दवा का छिड़काव करके कीट व्याधि से आप निजात पा सकते हैं। आपने सर जिन प्रभेदों का जिक्र किया, मूंग की जो उन्नत प्रभेद हैं, तो हमने ये भी देखा है कि किसान भाई अगर इस साल मूंग की खेती करते हैं तो अगले साल के लिए उसी मूंग में से बीज भी रख लेते हैं। तो ये मूंग की ज़्यादा फसल उत्पादन को प्रभावित करता है या इससे कोई अंतर नहीं होता है? देखिए, यदि मूंग की खेती कर रहे हैं और उसी अपने खेत से ही बीज उत्पादन भी कर रहे हैं, तो जो बीज की जो मानक है उसको हमें किसान भाइयों को ध्यान में रखना है। अवांछनीय तत्व को खेत से हटाना है। 3 से 4 बार आप देखेंगे कि जब भी हमारा फसल होता है, तैयार होता है, मैच्योरिटी स्टेज और वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज में जब होता है, तो अवांछनीय तत्व देखते होंगे कि मूंग का भी दूसरा प्रभेद है, तो उसको खेत से हमें बाहर निकाल देना है। उसको खेत में नहीं रखना है, बाहर निकाल देना है। यदि हम बीज के रूप में, यदि दलहन के रूप में रखते हैं तो कोई बात नहीं है, दूसरा भी प्रभेद है तो दाल के रूप में हम इसका प्रयोग कर लेंगे। लेकिन यदि हम अगले साल इसको बीज के रूप में लेना चाह रहे हैं
तो हमें क्या करना है, उसको जितना भी अवांछनीय तत्व है उसको खेत से बाहर 2 से 3 बार इसको बाहर निकालेंगे और अगले साल आप बीज के रूप में इसके रख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आती। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मूंग हमारे लिए बहुत ही मुफीद है और उसका जो दाल का जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो बहुतायत मात्रा में उसका ये उत्पादन के हिसाब से ये प्रचलन में भी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जैविक विधि कितना कारगर है मूंग के उत्पादन में? देखिए, वे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। खास करके मूंग हम जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अंकुरित करके जब हम खाते हैं इसमें तो प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा, लगभग 25 से 30% प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन का एक रिच सोर्स है। तो मूंग हमारे खेती के साथ साथ, हमारे किसान के इनकम के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हमें मूंग की खेती के जो आवश्यक ध्यान देना है वो सही प्रभेद, हमने पहले भी बताया कि प्रभेद का चुनाव। अब प्रभेद आप जानते हैं कि हमारे पास अच्छी प्रभेद है, जैसे हम 16 है, IPM 2-3 है, IPM 2-14 है। ये अच्छी उत्पादन देने वाला प्रभेद है, जो 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन हम 60 से 70 दिन में ले सकते हैं। ये हमारे पास हाई इसकी यील्ड पोटेंशियल है इस प्रभेद की, जो आप ले सकते हैं इसको उत्पादन। तो इस प्रभेद का आप चयन करके मूंग की खेती करें तो आपके आमदनी के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि मूंग की खेती के बारे में जो ज़रूरी सावधानियां हैं उनको अपनाकर मसलन आप उन्नत प्रभेद को अपनाकर बीजोपचार करके, और मूंग की खेती में ज़्यादा सिंचाई की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है जैसा कि विशेषज्ञ ने बतलाया। तो इन सब सावधानियों को अपनाकर आप मूंग की खेती में ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने विस्तार से जाना कि मूंग की वैज्ञानिक खेती कैसे करें और बेहतर उत्पादन कैसे पाएं। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में कई योजनाएं बनाई हैं। तो आज हम उन्हीं योजनाओं में से एक योजना के विषय में विस्तार से जानेंगे इस शॉर्ट वीडियो फिल्म के माध्यम से। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है।
इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने मूंग की वैज्ञानिक खेती से जुड़ी पूरी बातें जानी, साथ ही साथ कृषि की योजनाओं पर आधारित एक शॉर्ट वीडियो फिल्म भी देखा। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए बेहद ही लाभकारी रही होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही और नवीन जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।